Assalamu alaikum class. Welcome to our new lecture. I hope everyone is doing fine. This is our third lecture on positive psychology, and inshallah we are going to complete our first chapter of positive psychology in this lecture. I encourage everyone to listen to the previous lectures that I have delivered so that you understand what we are talking about and discussing in this lecture. So पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट लाइफ अबाउट ज़ीरो। हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में इससे पहले बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी, व्हाई डू वी कंसिडर पॉजिटिव साइकोलॉजी एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्पेशली नाउ। आज हम इंशाल्लाह इन्हीं बातों को ज़रा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो लाइफ अबाउट ज़ीरो है। इससे पहले जब हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इंसान की लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करती है और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी इनकरेज करती है कि उनको साथ लेकर चलें और ये देखें कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ने इंसान के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स बिल्ड की हैं। अब देखें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना लाइफ अबव ज़ीरो का, आपने ज़ीरो को वो पॉइंट कंसिडर करना है जहाँ पे सिकनेस हेल्थ से आके मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफ बिलो ज़ीरो वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज सिकनेस एंड लाइफ अबव ज़ीरो इज़ हेल्थ। ठीक है, बोथ आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड सिकनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सिकनेस। तो लाइफ बिलो ज़ीरो वो सारा पोर्शन है जो इससे पहले हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट clinical psychology, we have talked about abnormal psychology and all the abnormalities that happen in individuals due to whatever life circumstances they are facing or living. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ना ज़ीरो जो है वो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिवीजन बिटवीन सिकनेस एंड हेल्थ। और पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि साइकोलॉजिकली सिक इंडिविजुअल्स और साइकोलॉजिकली हेल्थी इंडिविजुअल्स को इक्वली अटेंशन दी जानी चाहिए। यानी हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले जितनी भी साइकोलॉजी ने तगदौ की या जितना भी रिसर्च हुई दैट टॉक्ड अबाउट लाइफ बिलो ज़ीरो बट इट नेवर टॉक्ड अबाउट लाइफ अबव ज़ीरो। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी लिटरेचर हमारे पास है वो सारा का सारा ट्रबल्ड ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। वो सारा का सारा ये देखता है कि कहाँ कहाँ पे किस किस सूरत में किस किस तरह से इंडिविजुअल्स जो है ना सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली अनहेल्थी होते हैं। लेकिन वो ये नहीं डिस्कस करता कि इंडिविजुअल्स कहाँ कहाँ पे हेल्थी हैं। हमारे पास जितना भी साइकोलॉजिकल लिटरेचर है, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, उनका एक बहुत बड़ा उनका एक ह्यूज बल्क सिर्फ ट्रबल्ड ह्यूमन बींग्स के बारे में है। वो सिर्फ इस बारे में है कि कहाँ कहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है ना एक ट्रबल्ड लाइफ गुजार रहे हैं या इंडिविजुअल्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं या उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। वो उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। बहुत कम बात की जाती है कि जी हेल्थी इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं और उनकी ट्रेड्स क्या क्या हैं और उनको एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारने में कैसे हेल्प करना चाहिए। अब ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और इस बारे में हम फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह करते भी रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का बहुत बड़ा फोकस इसी बात पर है। अच्छा, याद रखें कि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग भी जो सिक इंडिविजुअल्स हैं या जो साइकोलॉजिकली अनहेल्थी हैं वो भी स्टेटिस्टिकली बहुत कम इंस्टेंसेस में पाया जाता है और जिन इंडिविजुअल्स में वो पाया जाता है उनके ओवरऑल बिहेवियर का एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, पर लेट्स सपोज आई एम एन इंडिविजुअल, I might have some tendencies which are not very healthy or very positive. All of us do have those tendencies, but those are a very small portion of my overall personality. जब ये small portion अगर in case इसकी इंटेंसिटी में या इसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है और इतना इजाफा हो जाता है कि ये मेरे हेल्थी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को ओवरशैडो करना शुरू हो जाए, तो अब हम कहते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज़ नॉट वर्किंग वेल, दिस इंडिविजुअल इज़ नॉट लिविंग अ गुड लाइफ और दिस इंडिविजुअल इज़ नॉट मेंटली हेल्थी। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली हेल्थी नहीं भी होते या जिनको हम एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स कहते हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं, उनका भी ओवरऑल टोटल नंबर स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग बहुत कम होता है। दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑफ एबनॉर्मेलिटी। यानी हम ये कहते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर वो होगा जो कि
most of the individuals, most of the people living in a specific place will not exhibit. अगर वो बिहेवियर इतना कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, सिर्फ एक इंडिविजुअल में चंद इंस्टेंसेस में पाया जाता है, तभी हम उसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं. तो अब याद रखें कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि we tend to have, as human beings, we tend to have this very sharp focus towards everything that is negative. We have this focus on the negative things around us, on the negativity inside of us and of people living with us. अब हम ये कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कि इस लाइफ बिलो ज़ीरो, यानी कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैं या ओवरऑल इंडिविजुअल्स हैं, उसको हम ज़रा जो है ना लाइफ अबव ज़ीरो की तरफ ये टिल्ट दे दें और हम ये कहें कि जी जो चीज़ें नेगेटिव हैं अब हम ज़रा उनकी तरफ से फोकस हटाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना फोकस ले आएँ. दिस इज़ नोन एज लाइफ अबव ज़ीरो. इसी कॉन्सेप्ट के बारे में इंशाल्लाह आगे जाके हम डिटेल में भी बात करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट बात हमारे चैप्टर के एंड में ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड मीनिंग ऑफ अ गुड लाइफ. बेटा याद रखें कि ओवरऑल एक दूसरे से बहुत सारे कल्चर्स डिफ़र करते हैं ना. आपने क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा कि कल्चर्स एक जगह, एक ही कंट्री में बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. जब हम एक ग्लोबल कल्चर की बात करते हैं तो ओवरऑल हम कल्चर्स को मुख्तलिफ डायकोटमीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. उनमें से एक डायकोटमी है इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स की. इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स वो होते हैं जो 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 चार बातों पे बहुत फोकस करते हैं, यानी ऑटोनमी पे, इंडिपेंडेंस पे, सेल्फ सफिशेंसी पे और इंडिविजुअल्स की यूनिकनेस पे. ठीक है, वो जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स कहलाते हैं. यहाँ पे अच्छे इंडिविजुअल्स या गुड सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स वो होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, असर्टिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर जिनके इंडिविजुअल राइट्स के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे और वो अपने उन राइट्स को अचीव करना या उनको एक्सरसाइज करना जानते होंगे. इसकी कंपैरिजन में अगर हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स को देखें तो उनका ज़्यादातर फोकस इंडिविजुअल इटसेल्फ पे नहीं होता, बल्कि उनका ज़्यादातर फोकस ग्रुप की ओवरऑल जो है ना हेल्थ पे होता है या ग्रुप फोकस होता है उनका. तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में अच्छे सक्सेसफुल लोग कंसिडर किए जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर पाया जाता है, जो डिपेंडेबल होते हैं, यानी उनके ग्रुप के रहने वाले बाकी लोग उन पर डिपेंड कर सकते हैं अपने किसी प्रॉब्लम के लिए या उसके सोल्यूशन के लिए या उनको हेल्प आउट करने के लिए. इसी तरह से कुछ जेनरस होते हैं अपने टाइम के हवाले से भी, अपने वर्क के हवाले से भी, अपने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो वो ओन करते हैं उनके हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं. अच्छा, अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि लोग इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में कैसे होते हैं और कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में कैसे होते हैं. बिकॉज ये चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, ओवरऑल हमारी लाइफ की डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं. ये इस चीज़ को अफेक्ट करेंगी कि इंडिविजुअल्स किस तरह के करियर्स को चूज़ करेंगे, इस चीज़ को अफेक्ट करेंगी कि उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस मोस्टली कैसे होंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसी होगी, और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. अगर आप इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, most of the Arab countries, Japan, South Korea, China, all these countries are, and all these cultures are collectivistic in nature. In comparison to these, US, UK and Australia, फिर South Africa, Ireland, ये सारे जो cultures हैं they are individualistic in nature. जर्मनी इज़ इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर. इसी तरह की बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर हैं. देखें, हर कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और ये जो एक बहुत बड़ी सी डायकोटमी है ना इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स की, ये अलग अलग तरह की चीज़ों को सक्सेस कंसिडर करते हैं. ज़ाहिर बात है, जो इंडिविजुअल सक्सेसफुल होता है हम कंसिडर करते हैं कि उसने एक अच्छी लाइफ गुजारी एंड दैट इंडिविजुअल टेंड्स टू बी हैप्पी विद हिज और हर लाइफ. तो जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हम एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे. पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम ये भी ज़रूर देखेंगे कि किस इंडिविजुअल ने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी और किस इंडिविजुअल ने एक
अनसक्सेसफुल लाइफ गुजारी। इसीलिए हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल एक मीनिंगफुल लाइफ तमाम इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यानी कौन सी लाइफ ऐसी है, कौन कौन से ह्यूमन वर्च्यूज़ ऐसे हैं, कौन कौन से ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स ऐसे हैं जो ओवरऑल तमाम कल्चर्स में बहुत सक्सेसफुल समझे जाते हैं, या जिनका होना इंसान की पर्सनालिटी को गुडनेस की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, और हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ वेल स्पेंट लाइफ। क्योंकि देखें, ना सिर्फ कल्चर्स इंपॉर्टेंट हैं बल्कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में प्रैक्टिस किए जाने वाले रिलीजन्स या फ़िलासफ़ीज़ हैं वो भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, बट देयर मस्ट बी समथिंग, सम बेसिक क्वालिटी, सम बेसिक वर्च्यू जो सारे के सारे कल्चर्स में एक ही तरह से या इक्वली बहुत अच्छा समझा जाता होगा। तो बेसिकली अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में उस वर्च्यू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी का है कि व्हाई नाउ, अभी इसी वक्त में ही क्यों हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। यानी देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ, जब से इंसानियत ने ज़मीन पर कदम रखा और सोचना समझना शुरू किया, ये कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तभी से ये सारे सवालात इंसान के जहन में गर्दिश कर रहे थे कि वो किन चीज़ों से खुश रहता है, वो किन चीज़ों से अफसरदा हो जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी इंसानियत इस चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग या बेसिक या फंडामेंटल आंसर नहीं तलाश कर पाई जो कि कंक्लूसिव हो थ्रू आउट आइडियोलॉजीज़, थ्रू आउट फ़िलासफ़ीज़, थ्रू आउट रिलीजन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे से साइकोलॉजी, इतने सदियों से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अब आज ही क्यों हम साइकोलॉजी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, इससे पहले पिछली सदी में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने काफ़ी कोशिश की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, मोटिवेशन को पढ़ने की, और ये इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की जो आज पॉजिटिव साइकोलॉजी दे रही है। लेकिन पिछली सदी में यानी 20th सेंचुरी में इस बात को इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला, ये बात इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई, या यूँ कह लें इस बात को इतना फोकस नहीं किया गया। आज हम क्यों उसको फोकस कर रहे हैं, उसके 3 फैक्टर्स जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं: अनप्रेसिडेंटेड एफ्लुएंस, सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस और हमारा मिजरी इंडेक्स। सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि पिछली सदी के मुकाबले में, या इससे पहले गुजरी हुई तमाम सदियों के मुकाबले में, आज इंसानियत के पास सबसे ज़्यादा दौलत इकट्ठी हो चुकी है। इंटरेस्टिंगली इनफ आज हमारी पॉपुलेशन भी इससे पहले दुनिया में मौजूद इंसानों से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिकदार में इंडिविजुअल्स इस वक्त इस दुनिया में, इस प्लैनेट में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड एफ्लुएंस है। इससे पहले कभी भी इंसानियत इतनी अमीर नहीं थी जितनी कि वो आज है, ठीक है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख लें, आप हमारे पास मौजूद कपड़ों को देख लें, आप हमारे पास मौजूद खुराक को देख लें, हमारी लग्जूरियस लाइफ को देख लें, जो ज़िंदगी में आसानियाँ अब आ चुकी हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, आप उनको देख लें, ठीक है। इतनी ज़्यादा एफ्लुएंट इंसानियत कभी भी नहीं रही जितनी कि वो आज है। लेकिन सब्जेक्टिवली स्पीकिंग हम सब डिस्ट्रेस का शिकार हैं, हम सब जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, और उसके नतीजे में हमारा मिजरी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। मिजरी इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि इंसान किस हद तक दुखी हैं, ठीक है, या परेशान हैं। अब आप देखें जैसे डिवोर्स का रेट बढ़ता चला जा रहा है रोज़ बरोज़, चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्डहुड पॉवर्टी है, एडोलेसेंट सुसाइड है, ये सारी चीज़ें मिजरी इंडेक्स में काउंट की जाती हैं, और इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ह्यूमन बींग्स किस हद तक उदास हैं या मिजरेबल हैं, परेशान हैं। तो जब ये अंदाज़ा लगाया गया तो हमने नोट किया कि पिछले 40 सालों का अगर हम मवाजना करें आज के साथ, तो पिछले 40 सालों के मुकाबले में आज हमारे पास दुगना पैसा है, ठीक है। यानी हमारे 40 साल पहले जो इंडिविजुअल्स रहते थे उनके मुकाबले में आज हम डबल पैसा बना रहे हैं, ठीक है, और ख़र्च कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे 10 गुना ज़्यादा लाइकली हैं, हमारे इस 10 गुना ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि हम उनसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिजरी इंडेक्स में इजाफा हुआ है,
अनप्रेसिडेंटेड एफ्लुएंस की वजह से उसमें कमी नहीं आई है, और ये एक हैरानकुन बात है। अब इस तरह की चीज़ें आपको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाएंगी, जिनमें आपको यही बात डिस्कस की हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए बनाई गई, जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, अमेरिकन ब्यूटी फॉर एग्जांपल, बॉलिंग फॉर कोलम्बियन, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री थी मशहूर जिसका नाम था जो लॉस्ट चिल्ड्रन ऑफ रॉकडेल काउंटी, और उसमें यही बात डिस्कस की गई थी कि बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिलीज़ में रहने वाले बच्चे किस तरह से बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जब पुराने वक्तों में ये कंसिडर किया जाता था कि पैसे से खुशी ख़रीदी जा सकती है, यानी आपका पेट भरा हुआ हो, आपके पास 2 वक्त की रोटी हो, आपके पास सोने को अच्छा बिस्तर हो, तो आप बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन जब हमें वो 2 वक्त की रोटी भी मिल गई, हमें एक अच्छा पुरसुकून घर भी मिल गया, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास पहनने ओढ़ने को भी बहुत कुछ है, उसके बावजूद पैसा खुशी को क्यों नहीं ख़रीद पा रहा? इस बात का अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला, और उसी बात का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। 2 फाइनल नोट्स पर हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। पहला है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ नॉट अपोज्ड टू साइकोलॉजी। थ्रू आउट दिस कोर्स इंशाल्लाह हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंपैरिजन करते रहेंगे ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ने सिर्फ और सिर्फ ख़राबियाँ पैदा की हैं। हम ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ने कुछ एस्पेक्ट्स इंडिविजुअल्स के बारे में डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत सारे और एस्पेक्ट्स ह्यूमन बींग्स के अनडिस्कस्ड रहे हैं, और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हम उन्हें फोकस करें, ठीक है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ नॉट अपोज्ड टू साइकोलॉजी, इट इज़ ट्राइंग टू find answers to the questions which have remained unanswered, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी और हमारा स्टेटस को है, इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने पिछले स्लाइड में ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास हम बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, हम बहुत अमीर हैं इस वक्त, लेकिन हमारी ये एफ्लुएंस हमें खुशी ख़रीद के नहीं दे रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अगर गरीब भी हों तो आपको खुश रहना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें तो हम खुश रह सकते हैं? हम जब बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अगर आपके पास बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी की आप उन्हें मुकम्मल नहीं कर सकते, आप उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि आपका खाना पीना, आपका पहनना ओढ़ना, आपका शेल्टर होना, आपका एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रहना, अगर आप इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नाखुश रहेंगे। तो जब साइकोलॉजी ये कह रही है तो क्या पॉजिटिव साइकोलॉजी उसके अगेंस्ट जाके हमें ये बताना चाहती है कि अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, आप खुश रहने की कोशिश करें और आप बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें करें विच आर एसेंशियली पॉजिटिव इन नेचर, तो फिर आप इन चीज़ों के ना होते हुए भी खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही आज भी हम, और ना पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा पॉसिबल है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज तख्लीक की हैं, ठीक है। हमारे पास खाने पीने को जो भी ग़िज़ा हमारे पास मौजूद है वो ज़मीन से उगती है, ठीक है, या फिर हम जानवरों से हासिल करते हैं, ये दोनों नेचर की तख्लीक की हुई चीज़ें हैं। लेकिन जब नेचर चीज़ों को तख्लीक करती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑलमोस्ट। जब इंसानों के पास पावर आती है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। कभी कभार, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे पास रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जिसकी वजह से मनी या पैसा कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है और कुछ लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ग्लोबल पॉवर्टी आपको नज़र आएगी कि कितने कितने % लोग भूख से मर रहे हैं, उनको साफ़ पानी मुहैया नहीं है और उनको लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ मुहैया नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और इंडिविजुअल्स यूँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पिस ना रहे हों जिस तरह इस वक्त पिस रहे हैं। याद रखें कि ये सारी बातें, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड कि पूरी की पूरी इकोनॉमीज़ इनकी वजह से खड़ी हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमीज़, पूरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को लैप्स कर जाती हैं जब ये इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है।
इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ी अहमियत की हामिल एक चीज़ है। और हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं उनके कंपैरिजन में कोई और इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उनको किस तरह से रन करना चाहिए, उनमें कहाँ कहाँ जो है जो पॉलिसीज़ एक्सरसाइज की जाती हैं वो बराबरी की बुनियाद पे हैं और कहाँ कहाँ वो बराबरी की बुनियाद पर नहीं हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ हम ये फाइनल नोट पे अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिसाब से दौलत की कमी आपको दुखी तो कर सकती है, लेकिन उसकी ज़्यादती आपकी खुशी की कोई गारंटी नहीं देती। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।